बहुत नमस्कार। और हमारे साथ है डॉक्टर नीता, जो एक साइंटिस्ट है और कैंसर स्पेशलिस्ट है, और साथ में उनकी काफी सारी रिसर्चेस है। तो आज हम पूरी तरह से खंगालेंगे कि क्या रिसर्चेस है मेडिटेशन ब्रेथ वर्कशॉप के बारे में। तो अभी चलते हैं डॉक्टर नीता जी, और आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं अपने बारे में कि कितनी रिसर्चेस आपने की है, कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, और प्लीज आप बताएं। हाँ, आज आज मुझे पता चला आज जनता की अदालत है, तो उसमें जनता के मन में जो तरह-तरह के सवाल आते हैं, उसके बारे में रिसर्च क्या बोलती है, उसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि 30 साल से मैं रिसर्च फील्ड में हूँ। 94 में मैंने एमबीबीएस किया और 96 में एमडी एंड उसके बाद मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, बत्रा हॉस्पिटल, विवेकानंद हॉस्पिटल और अभी मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ हूँ। थ्रू आउट दिस जर्नी रिसर्च तो डेफिनेटली एक कोर ऑफ वर्किंग रहा। इसके अलावा जब मैं एम्स में काम कर रही थी तब मैंने देखा कि सांस की टेक्निक्स पर और ध्यान प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया की टेक्निक्स पर बहुत काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी देखा मैंने कि काफी रिसर्च पब्लिश हो रही है, तो हमने भी इसका एक्सप्लोर करना शुरू किया कि इज इट रियली इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव। तो उसमें कुछ हमारी खुद की भी रिसर्च है। अपार्ट फ्रॉम 70 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड एंड 700 उसको साइटेशंस मिले हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इस पे काम हुआ है। तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू शेयर द फाइंडिंग्स ऑफ दैट रिसर्च क्योंकि जब तक हमें सबूत ना मिले हमारी बुद्धि शांत नहीं होती है ना? हर चीज का सबूत चाहिए होता है और जनता की अदालत है तो जनता को जब तक सबूत ना मिले तब तक वो सबूत के आधार पर ही हम बात करेंगे। क्या एलिगेशन क्या है पहले तो मुझे ये पता चल जाए कि जनता की तरफ से जी एलिगेशन क्या बिल्कुल। अभी आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, क्राइसिस है, बिजनेस टूट रहा है, लोगों की जॉब्स जा रही है और लोग परेशान है, बीमार है। इस टाइम पे आप का जो रिसर्चेस कहती है कि मेडिटेशन और ब्रेथ मेडिटेशन ये वर्कशॉप बहुत हेल्पफुल है। तो इन क्राइसिस में जब लोग इतने परेशान हैं और अपनी परेशानियों में बिजी है, तो ये मेडिटेशन प्राणायाम करने से क्या होने वाला है, जैसे आपकी रिसर्चेस दावा करती है। तो काइंडली आप इस पे जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, एक तो इस समय लॉकडाउन है तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। सबसे अच्छी बात तो है कि ये सारी ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप जो ध्यान, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया सिखाने की टेक्निक्स की वर्कशॉप्स हो रही हैं, वो सब ऑनलाइन हो रही हैं, है ना? तो सबसे बड़ा फायदा तो है कि घर में बैठे लोगों को जो इधर-उधर की चिंता सताती है, उनको प्रेजेंट मोमेंट में लाके इस समय बेस्ट टाइम है कि आप अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को रीऑर्गेनाइज करें, री-अवेयर हों उसके बारे में और उसको री-एक्सप्लोर करें। तो बेस्ट है कि आप घर में जिस समय आराम से बैठे हैं किसी वायलेंस की और इसकी मूवी देखने के बजाय आप अपने ऊपर काम करें तो ये तो बहुत अच्छा है ही। लेकिन इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है कि जो ये टेक्निक आप घर में बैठ के सीख सकते हैं एक्चुअली कोरोना के टाइम में लंग फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फेफड़ों की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर वायरस नहीं, सभी वायरस, सभी बैक्टीरिया से आपकी बॉडी अच्छे से लड़ पाए। आप देखो कि इंडिया में अभी तक 14 लाख केस हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2% फैटेलिटी है क्योंकि भारत में हमारे एक खासियत है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ध्यान, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया टेक्निक सीख चुके हैं। 156 देशों में सीख चुके हैं वैसे तो, लेकिन भारत में ज़्यादा सीख चुके हैं, तो फैटेलिटी का उस पे काफ़ी असर पड़ा है। और हम लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर टेक्निक्स पर जाते हैं। एक स्कूल में स्टडी हुई 250 बच्चों पर रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने फेफड़ों की क्या कैपेसिटी है लंग की कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है, वो देखा 250 बच्चों को ये ध्यान प्राणायाम सुदर्शन क्रिया सिखा के और दूसरे स्कूल के जिन बच्चों को रेगुलर जिम और सिंपल एक्सरसाइज होती थी उनका भी ये लंग फंक्शन टेस्ट देखा। तो देखा कि ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। जो बच्चे सीखे थे ध्यान, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया टेक्निक, वो भी रेगुलर जिम और जो रेगुलर एक्सरसाइज स्कूलों में सिखाई जाती है, वो कर रहे थे। लेकिन सुदर्शन क्रिया वाले ग्रुप में 20% हाई था ये सारे पैरामीटर्स वर वेरी, वेरी गुड। और इम्यूनिटी मार्कर्स की आप रिसर्च देखें तो 5 स्टडीज़ हैं, जिसमें इम्यूनिटी किस तरह से बूस्ट करता है, उसका मैकेनिज़्म और उसका एक्सटेंट कितना है। नेचुरल किलर सेल्स बढ़ाना हो, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी बढ़ाना हो या जीन्स में एक्सप्रेशंस देखा है। नॉर्वे के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा कि जीन्स पे क्या असर पड़ता है अगर सिंपल योगा करें, सिंपल एक्सरसाइज करें और सुदर्शन क्रिया भी करें तो
तो उन्होंने देखा कि सिंपल योगा और एक्सरसाइज के बजाय सुदर्शन क्रिया वाले ग्रुप में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स के जो जीन्स थे, डिसीज फाइटिंग सेल्स होती हैं, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है ये, बॉडी का जो जितना भारी इंफेक्शन का थ्रेट आता है उससे लड़ने के काम आती है, इन सेल्स के जीन्स सबसे ज्यादा सुदर्शन क्रिया के ग्रुप्स में एक्सप्रेस हो रखे थे। तो हम इसको सिंपल सांस की टेक्निक समझते थे, लेकिन ये तो जीन के लेवल पर, जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के लेवल पर काम करता हुआ मिला। तो इट वाज रियली थ्रिलिंग फाइंडिंग। इट इज गुड टू शेयर कि जीन्स एक्सप्रेशन, सुदर्शन क्रिया, ये अगर गूगल में आप टाइप करेंगे तो पूरी रिसर्च ऑनलाइन अवेलेबल है वो। जी बिल्कुल। अगर इतने बेनिफिट्स है तो जैसे हम अभी नॉर्मली देख रहे हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो काम कर रही है स्पिरिचुअली भी और ऐसे सोशली भी, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे की लूट है। जैसे आपकी संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग जो अभी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, एक स्टैंडर्ड है, बट उसमें भी फीस को लेके काफी ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। अगर ये क्लासेस इतनी ही यूजफुल है तो फिर आई थिंक लोगों के बेनिफिट्स के लिए इसे फ्री होना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मेरी संस्था नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग, और ना मैं स्पोक्स पर्सन हूँ आर्ट ऑफ लिविंग की। मैं सिर्फ रिसर्च क्या हुई है, जो भी पब्लिक में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता है, अच्छे बहुत ज्यादा जो चीज लोग अपना रहे हैं, उसका कोई असर भी है कि नहीं, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, ये एक रिसर्चर्स का काम होता है ये जानना, टेस्ट करना, वैलिडेट करना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रिसर्च में देखा है। तो ये पैसे की जो बात है कि इसके ऊपर एक ह्यूमन साइकोलॉजी पर मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगी कॉमन सेंस से, कि जो पैसे की बात है, हमने बहुत खुद भी देखा है कि श्री श्री रविशंकर जी शुरू में जब ये टेक्निक सिखाते थे तो उन्होंने 10 साल तक ये टेक्निक फ्री सिखाई है। देयर वाज नो चार्ज एट ऑल। ओके। एंड फिर लोग उसको, जिन लोगों को पैसे देकर सिखाया जाता है वो लोग काफी सीरियसली सीखते हैं, उसको भूलते भी नहीं है ना, भूलते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उसको भूलते नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो सिंसियरिटी की एक जो क्वांटिटी होती है जब हम किसी चीज को पे करके लेते हैं, तो एक तो हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है कि हमने कुछ इतना अच्छा लिया, है ना। कोई बहुत अच्छी फिल्म देखने ही जाते हैं और कोई फ्री में दिखा दे तो हमें काफी बर्डन फील होता है कि अरे इतनी अच्छी फिल्म थी और हमने तो पे ही कुछ नहीं किया, फलाने फलाने ठिकाने ठिकाने ने पे किया, तो हमने खुद तो पे नहीं किया, इस करके हमें थोड़ा सा गिल्ट आता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के जो जो कोर्सेज हैं वो मन, बुद्धि, चित, अहंकार काफी हर लेवल पर है ना, ईगो के लेवल पर, हमारे इमोशन के लेवल पर, फीलिंग्स के लेवल पर भी बहुत असर डालते हैं, काम करते हैं और गिल्ट में नहीं आने देते। तो जो हम पैसे देके अगर इतनी बढ़िया चीज अगर मिल जाती है तो गिल्ट में नहीं आता। सबसे बड़ा तो एक साइकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी ये है कि आप गिल्ट में नहीं जाते हो, कि यू टेक इट विद द अथॉरिटी, कि ये मैंने अपने कंट्रीब्यूशन से, मैंने अपनी मेहनत से इसको अर्न किया है, दिस इज माइन, दिस टेक्निक इज माइन। तो आप उस टेक्निक को जब ओन करते हो तो आप उसको फुली यूज करते हो, है ना। फुली यूज करने से आप फुली उसका फायदा उठाते हैं। तो एक तो एस्पेक्ट ये है, सिंसियरिटी आती है, गिल्ट नहीं आता है। और दूसरा, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मैंने रिसर्च में देखा, रिसर्च करके देखा है कि ये जो मनी कंट्रीब्यूशन लेते हैं ये सारे सोशल प्रोजेक्ट में जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो गांव देहात में कभी स्कूल नहीं गए, है ना, पढ़ाई नहीं किया, और गरीब महिलाएं हैं जिनके काम चलवाए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा सोशल प्रोजेक्ट्स में जाता है ये कंट्रीब्यूशन। जो टीचर्स हैं वो उससे ऑनरेरियम भी नहीं लेते हैं, दे ऑल गिव इट अप। जो भी अरेंजमेंट में और ऑर्गेनाइज करने में खर्चे लगते हैं वो तक नहीं लेते हैं टीचर्स और वॉलंटियर्स। वो इतना खुशी से सब कुछ गिव अप कर देते हैं कि सोशल काम के लिए लग रहा है पैसा। तो दिस इज वंडरफुल टू लुक एट कि सबके अंदर गिविंग की फीलिंग आती है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, हम भी कुछ यूजफुल बने। और ये यूजफुल फील होने की जो फीलिंग है, ये एक बहुत प्रेशियस फीलिंग है। आदमी डिप्रेशन में और स्ट्रेस में कब जाता है, जब लगता है कि हम तो किसी काम के ही नहीं है, बेकार है। और पैसे लेने से उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, समाज में बढ़िया कामों को प्रमोशन मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, है ना। अब इसके तो फायदे ही फायदे हैं, पैसे तो हाँ, वैसे डॉक्टर नीता जी मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट ह्यूमन साइकोलॉजी यही है जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि थोड़ा सा मन तो कहीं ना कहीं पैसों पे अटकता है, और जो कुछ अच्छी चीजों से लोग निशुल्क तो लेना ही चाहते हैं। अच्छा, और हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं कि जैसे
निशुल्क पर एक थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि गांव में, देहातों में और जेलों में और गरीब लोगों के लिए निशुल्क भी होता है ये। ऐसा नहीं है कि शुल्क देके ही, है ना, जो बिल्कुल ही नहीं दे सकते और उन तक भी ये फायदा पहुंचना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद है, तो उसका निशुल्क भी होता है प्रोग्राम। और बहुत से देशों ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है, गवर्नमेंट्स ने इसको स्पॉन्सर करके अपने स्टूडेंट्स को, अपनी सेना के लोगों को, अपने साइंटिस्ट लोगों के लिए इसको फ्री किया है, बट उन्होंने खरीद के फ्री किया है, बट द प्रोविजन ऑफ फ्री इज देयर। यहाँ पे एक और सवाल हमारे पास आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो चीजें हैं, ध्यान, प्राणायाम, ये सब चीजें जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है और जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा लाइफ जी रहे, प्लेजर लाइफ जी रहे, वो इन चीजों के लिए अच्छे से टाइम निकालते हैं, या फिर जो लोग ओल्ड एज में हैं, उन्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये मिसकॉन्सेप्शन है। जब आपको अपने करियर में कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं ना, क्रिएटिव पोटेंशियल की जरूरत आपको कब होती है, वाइटल फंक्शंस की कब आपको जरूरत होती है, करेज की आपको कब जरूरत होती है, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग की आपको कब जरूरत होती है, बुढ़ापे में? नहीं ना। तो जिस समय आप स्ट्रगलिंग फेज में है, करियर बिल्डिंग फेज में है, स्टूडेंट लाइफ में है, उस समय अगर आप सीख लेते हो तो आपको पूरी लाइफ मिली है उस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको भरपूर फायदा उठाने की। सो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जिसकी कि इसको कैटेगराइज कर सके। इट इज बेटर, पुराना एंशियंट इंडिया में तो इसको छोटपन से ही छोटे बच्चों को ही सिखा दिया जाता था ताकि इन टेक्निक्स की वजह से जो पूरी लाइफ है वो फायदा उठा सकते हैं। तो बेटर इज, सूनर इज बेटर। इस टेक्निक के मामले में तो इट इज 100% श्योर दैट सूनर इज बेटर। द मोर अर्ली यू लर्न, और कोई कैटेगरी नहीं है ना, सभी को अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, सभी को क्रिएटिव पोटेंशियल चाहिए, सभी को अपनी एनर्जीज लेवल बैलेंस करके चलना है, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है और कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो वो जितना जल्दी हाँ डॉक्टर नीता, यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा आ रहा है कि क्या ऐसा है जो लोग ये कोर्स कर लेते हैं, ये प्रैक्टिसेस डेली करते हैं, क्या वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज उनके अंदर आ जाती है, या उन्हें गुस्सा नहीं आता है, परेशान नहीं होते, टेंशन नहीं होता है और चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस करते हैं? इसका क्या प्रूफ है और इसके बारे में कुछ बताइए, अगर हाँ, आप इतना दावा कर ही रहे हो। आज अब तो इन सारे लोगों ने ये टेक्निक सीख रखी है कि हर एक किसी के कांटेक्ट में कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है कि जिसने सुदर्शन क्रिया सीख रखी है, और फिर लोग उसको जज करते हैं कि सुदर्शन क्रिया, ध्यान, प्राणायाम सब सीखा हुआ है और फिर भी आपको गुस्सा आया है। तो ऊपर से जज करने का चीज नहीं है। एक्चुअली मुझे भी गुस्सा आता था, ये अंदर से एक्सपीरियंस करना और अंदर से पता चलता है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, कि ऊपर से देखने पर अभी भी लोगों को लगता है कि गुस्सा कर रही है, बट मेरे अंदर क्या फर्क आया कि मुझे जब गुस्सा आता था या मूड टेंशन में आता था और किसी चीज को लेके ऑकवर्ड फील होता था, तो 4 या 5 दिन तक वो चीज कैरी करती थी, मेरे हर काम में रहती थी, परसिस्ट करती थी। आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस मेरा मूड, नॉर्मली हम सबके साथ यही होता है। हाँ, गुस्सा आता भी है, स्ट्रेस आता भी है, तो 5 या 4 सेकंड में खत्म होता है। कहाँ 4-5 दिन उसमें जाते थे, तो जो काम मैं कुछ क्रिएटिव काम करती थी, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकती थी, उन 4-5 दिनों में मैं बस गुस्से में ही रहती थी। अभी गुस्सा 4 सेकंड, 5 सेकंड में ऐसे खत्म होता है कि पता ही नहीं चलता। सो आई गेट, बहुत सारा टाइम मिल जाता है फिर मुझे भी बहुत और चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। कभी टाइम की कमी नहीं रहती और आई टेक प्राइड कि मैं औरों से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाती हूँ काम, ऑफिस में, घर में। तो पहले तो मैं सिर्फ ऑफिस का काम, पेशेंट का काम और घर का काम थोड़ा सा कर लिया तो सफिशिएंट समझती थी। अभी तो मैं उससे भी कहीं ज्यादा बहुत कुछ करके भी लगता है कि और भी पोटेंशियल है, और भी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई गेट सो मच टाइम कि और भी कुछ एक्सप्लोर कर, तरह तरह की हॉबीज एक्सप्लोर करने का भी टाइम मिलता है। तो दैट तो चेंज। मैम, आप जब इतना ज्यादा इतनी सारी चीजें आप हमें बता रहे हो, तो क्यों ना हम मुद्दे पे आए। जैसे मेडिटेशन है, उसका मोस्टली हम नॉर्मली यही सुनते हैं, मन शांत होता है। और भी क्या बेनिफिट्स है? अगर मन शांत हो जाए तो इंसान निष्क्रिय होने की समस्या नहीं सामने आ जाएगी। उसका मन शांत हो गया तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना पड़ा रहेगा। या कुछ और भी बेनिफिट्स है? आपके फैक्ट्स और आपकी रिसर्चेस क्या कहती है, क्या क्या बेनिफिट्स है? थोड़ा साइंटिफिकली क्लियर करके बताइए। अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो हाँ, जस्ट मन शांत नहीं करना है किसी को, क्योंकि अभी इतनी क्राइसिस है, इतनी प्रॉब्लम्स है, अभी मन शांत करके कोई कैसे बैठ सकता है? तो इस इन क्राइसिस में कैसे यूजफुल है मेडिटेशन?
तो उन रिसर्चेस को अगर आप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ, ये जो फंक्शनल एमआरआई एक टेस्ट होता है जिसमें ना आप किस तरह से सोच रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, या ब्रेन एक्टिव है या इनएक्टिव है, सो रहा है कि जाग रहा है, क्रिएटिव सोच रहा है कि नेगेटिव सोच रहा है, ये शो करता है फंक्शनल एमआरआई का टेस्ट। तो ये टेस्ट 45 लोगों में किया गया था, प्री एंड पोस्ट सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया करने से पहले और सुदर्शन क्रिया के बाद में। तो उसमें देखा गया कि जो अवेकनिंग या अवेयरनेस की जो वेव्स होती हैं, वो मोर एक्टिव थी आफ्टर डूइंग सुदर्शन क्रिया, जबकि जो शांत रहने की वेव है वो भी एक्टिव थी। मींस इट वाज अवेयरनेस विद कामनेस टुगेदर। आप शांत भी हैं, फिर भी आप मोस्ट एक्टिव फेज में हैं, जबकि आप शांत भी हैं। मन शांत है आपका, लेकिन आप क्रिएटिव पोटेंशियल में सबसे ऊंचे लेवल पर हैं। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। ओके, या कंट्रास्ट फाइंडिंग थी कि जनरली आदमी या तो काम कूल होता है, उस समय सिर्फ काम ही होता है ना, शांति होता है, लेकिन शांति के साथ वो एक क्रिएटिव पोटेंशियल भी उसका, अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई है। ये फाइंडिंग और किसी भी टेक्निक से हमें फंक्शनल एमआरआई टेस्ट में देखने को नहीं मिलती है। इस रिसर्च से ये दिखा कि नॉट ओनली इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, बट ऑल्सो calming down simultaneously। तो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या चैलेंजिंग सिचुएशन में आप काम रह के अवेक रह सकते हो, अलर्ट रह सकते हो। ये इस रिसर्च की फाइंडिंग से देखने को मिला। सो जो लोग चैलेंजिंग जॉब में होते हैं, एडवेंचरस जॉब करते हैं, या नए नए ऐसे एक्सप्लोर करते हैं एरियाज जहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा है, तो उनके लिए ये टेक्निक इसलिए फायदेमंद है कि शांत रह के अलर्टनेस बढ़ा देगी। तो दे विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। ये एक रिसर्च की फाइंडिंग है। और आपके जो ये रिसर्चेस है, जो भी आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें जरूर आंसर्स मिले होंगे। और आगे हम जाना चाहेंगे सुदर्शन क्रिया, जिसकी बार बार ब्रेथ मेडिटेशन वर्कशॉप में बात होती है, उसे सिखाया जाता है और कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग का हार्ट है। तो इस बारे में आप क्लियरली बताइए, क्या रिसर्चेस है, क्या वाकई ही कहते हैं कि 365 समथिंग कुछ साइकोसोमेटिक डिजीज ठीक होते हैं डेली सुदर्शन क्रिया से? तो इसके क्या एविडेंस है या रिसर्चेस है आपके पास? इसका नॉट ओनली इन डिसीज पर्सन, सिर्फ बीमारियों में ही नहीं, नॉर्मल लोगों में भी इसकी रिसर्च हुई है। बीमारियों में ज्यादा हुई है क्योंकि वी गेट मोर पेशेंट्स and we want to get them be healthy and get rid of diseases। तो डायबिटीज में, HIV के केसेस में, जो एड्स के मरीज होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स में, इसमें तो एम्स में ही रिसर्च हुई है। डायबिटीज के केसेस में जनरली हार्ट अटैक से मरते हैं लोग। तो इस सुदर्शन क्रिया के केस में हमने देखा कि ऑटोनोमिक कार्डियक फंक्शंस इंप्रूव मिले उनके, और हार्ट बीट की वेरिएबिलिटी होती है ना, हार्ट इरेगुलर हो जाता है, वो नहीं मिला उनमें। और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, ये इंप्रूव मिला। और कैंसर के पेशेंट्स में सर्वाइवल बेनिफिट दिखा हमें 28%, 40 का हमें सर्वाइवल बेनिफिट देखने को मिला उस रिसर्च में। और पेन का स्केल 3 वर्सेस 9, जिन्होंने ये सुदर्शन क्रिया की थी उनका पेन जो था वो 3 के लेवल पर था, जबकि जिन्होंने नहीं सीखा था उनका 9 के लेवल पर चल रहा था। टर्मिनली कैंसर पेशेंट जो थे, HIV के केसेस में CD4 CD8 काउंट का स्कोर देखा गया कि इम्यूनिटी कितनी अच्छी रहती है। अगर किसी को एड्स हो गया है तो इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है, नहीं तो वो छोटे छोटे इन्फेक्शन से मर जाते हैं। तो उसमें CD4 CD8 काउंट का प्रोपोर्शन देखा तो वो सुदर्शन क्रिया वाले ग्रुप में बहुत अच्छा था। मींस उनको इन्फेक्शन से कोई खतरा नहीं था। और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स एड्स हो जाने बाद आदमी स्ट्रेस में आता है, वो अच्छी निकली। और इसके अलावा स्ट्रेस पर और डी एडिक्शन पर रिसर्च हुई है कि डिप्रेशन में या एंजाइटी में जो दवाइयां दी जाती हैं, उनसे दिमाग की थिंकिंग ब्लंट हो जाती है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है माइंड, सोचना समझना बंद हो जाता है। डिप्रेशन तो क्या ही दूर होता है, आपकी थिंकिंग ब्लैंक हो जाती है, ब्लैंक कर देते हैं दवाइयां। ऐसे ही बिजली के झटके देते हैं एंजाइटी डिप्रेशन के इलाज में, तो उससे भी आदमी एकदम ब्लैंक हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति ही कम पड़ जाती है। लेकिन जब ये कराया एंजाइटी और स्ट्रेस के पेशेंट्स में, तो उनकी सोचने समझने की शक्ति तो बनी रही, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी चला गया। तो इफेक्ट तो आया, बट साइड इफेक्ट नहीं आया। तो फिर तब से ये प्रोवर्ब बन गया कि दिस टेक्निक कॉजेज ओनली इफेक्ट, नॉट नथिंग, नो साइड इफेक्ट। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं रिसर्च में। जी बिल्कुल। आपके आंसर से एक चीज यहाँ पे आ रही है कि अगर लोग बहुत डिप्रेशन में है, उस टाइम ये नहीं सोचता है कि वो प्राणायाम करे, आंखें बंद करे,
करे, उसका मन होता है कि वो जाके किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से मिले और मेडिसिन ले, जिससे वो रिलैक्स फील करे, क्योंकि वो उस टाइम बहुत अनईजी सिचुएशन में है। तो ऐसी स्थिति में कैसे, क्योंकि मैक्सिमम लोग पूछ रहे हैं कि हाँ, उनको तो हमारे मेडिटेशन करते हैं पास तो आंखें बंद करके और 50 काम याद आ जाते हैं, और हाँ, वो मेडिटेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये काम रह जाता है, वो काम रह जाता है, तो ये बहुत अननेचुरल सा लगता है कि टेंशन में आप मेडिटेट करो, बैठो। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मेमोरी ना हमारे बॉडी में केमिकल्स के रूप में ही स्टोर करके होती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ रिलीज। तो जब वो केमिकल्स रिलीज होते हैं तो वो जो फालतू का कूड़ा कचरा भर के रखा था वो दैट कम्स इन माइंड, तो उसको हम समझते हैं कि अरे बहुत विचार आ रहे हैं। एक्चुअली मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट ही हमारे देश में काफी गलत प्रोपेगेट हो गया। मेडिटेशन के समय जो विचार आते हैं, एक तो मेडिटेशन कुछ करना है ये गलत है, मेडिटेशन तो कुछ नहीं करना है ना। उस समय ओह! जो रिलीज हो रहा है उसको रिलीज होने देना है। तो जो रिलीज होता है उसको वो काफी विचार आ रहे हैं ये करके नहीं, बल्कि रिलीज हो रहे हैं वो, है ना? लेट देम कम एंड लेट देम गो। ये वाला अगर कॉन्सेप्ट है तो ये आर्ट ऑफ लिविंग में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मेडिटेशन इज डूइंग नथिंग बट गेटिंग इट रिलीज्ड। जो स्टोर करके रखा है उसको खाली करो ताकि नए विचार, नई क्रिएटिविटी, न्यू पोटेंशियल के लिए जगह बने। कंप्यूटर में भी आप देखोगे कि पुराना जब जीबी पूरा भर जाता है ना तो उसको डिलीट करना पड़ता है कुछ फाइल्स को। सो द मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग द ओल्ड फाइल्स, है ना? वो डिलीट के प्रोसेस में आता भी है तो उसको मिसकॉन्सेप्शन है कि अरे बहुत जब आंख बंद करते हैं तो बहुत विचार आते हैं, आने दो ना, दैट लेट देम कम एंड लेट देम गो बिकॉज इट इज अ क्लीनिंग प्रोसेस। और जो लोग बिल्कुल आंख बंद करने से घबराते हैं उनको तो दवाई से भी कोई फायदा नहीं होगा, आई टेल यू। ओह! अच्छा मैम, ये और जैसे अभी और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपके जो ब्रेथ माइंड मेडिटेशन वर्कशॉप्स है, उसमें नॉर्मली 4 डे वर्कशॉप होती है, लोग कोर्सेज करते हैं और फिर उन लोगों को कहा जाता है कि आप अपने नियर एंड डियर को लेके आइए और कोर्सेज करवाइए। तो ये एक थोड़ा ऐसे नहीं लगता है कि जैसे किसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है या प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है इसमें? क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, अगर किसी चीज का, हाँ, ये मुझे भी किसी फ्रेंड ने एक बार बोला कि ये तो सेक्ट बनता जा रहा है। तो कोई गलत काम का सेक्ट तो नहीं बन रहा है। अच्छे काम के लिए सेक्ट तो बनना चाहिए भाई। आप थ्री इडियट फिल्म देख के आते हो तो आप 50 अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत मजा आया, है ना? तो उसका मतलब कि आमिर खान आपको कट कमीशन दे रहा है क्या उस फिल्म के लिए? फिल्म के प्रोड्यूसर एग्जैक्टली। डायरेक्टर ने आपको कमीशन तो नहीं दिया। एक्चुअली आपको कुछ अच्छा लगता है तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप उसको शेयर करते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं, सबके साथ बांटना चाहते हैं। खुशी का एक नेचर ही होता है ना कि आप सबके साथ बांट के ही खुश होते हो। दुख तो बांटने से बढ़ता है, सुख भी बांटने से बढ़ता है। तो वो बढ़ाने के लिए लोग स्प्रेड करते हैं उसको, ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। वो सब करके जो लोग समझते हैं वो जानते नहीं है, है ना? कि अगर आपको किसी फिल्म के बारे में बताया तभी भी आप उसके बारे में यही सोचोगे, अरे इसको फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कोई कमीशन दिया है क्या जो प्रोपोगेट कर रहा है और ये फिल्म का सेक्ट बनाना चाह रहा है इसीलिए इस फिल्म की तारीफ कर रहा है, ऐसा तो नहीं सोचते ना। तो फिर इसके बारे में क्यों से कैसे सोचते? क्योंकि जानते नहीं है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस समटाइम्स। तो ना जानना की वजह से इस तरह के एलिगेशन लगते हैं कि पैसे कमा रहे हैं, कि प्रोपेगेट कर रहे हैं, कि बार बार जो कर लेते हैं कोर्स वो दूसरों को करने के लिए बोलते हैं। अरे वो तो अच्छा लगा है तो उनकी नेचर की वजह से बोलते हैं, उनको किसी से कट कमीशन नहीं मिलने वाला है कि वो दूसरों से बोलते हैं अरे ये सुदर्शन क्रिया सीख लो तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, तो उनको कोई 20-50 रुपए का कट कमीशन देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उनको फायदा महसूस हुआ इसलिए उन्होंने आपको बताया। कोई दोस्त और रिलेटिव समझ के बताता है। एक्चुअली नेगेटिव की तरफ हमारा माइंड ना क्लिंग करता है। अगर हमसे कोई कहे कि हाँ मैं आपसे जी प्यार करता बिल्कुल। हूँ या पसंद करता हूँ तो क्या बोलते हैं हम कि क्या वाकई? और कोई बोल दे कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता तो हम उस पर शक ही नहीं करते। तो ये माइंड की टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव को तो एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, है ना? कि ये तो सत्य है, परम बिल्कुल टोटल ट्रूथ है। और जो पॉजिटिव होता है, कोई हमसे पसंद करके बता रहा है, कोई हमें पसंद करता है, हमारा भला चाहता है इसलिए बता रहा है, ये हम उसमें डाउट करते हैं क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव पे डाउट करता है। और ये हमारा माइंड की टेंडेंसी पता है किस लिए है? क्योंकि हमारा माइंड और वेव, माइंड की जो वेव है वो सांस की वेव से कनेक्टेड रहती है। तो जब आप गुस्से में होते हैं, देखो आप वेव, सांस की वेव कैसी होती है माइंड में जब गुस्से हम्म। का वेव आ रहा है थोड़ा तो तेज तेज। हम्म। हाँ, जब माइंड में गुस्से का वेव आ रहा है तो सांस का वेव कैसा होता है?
फास्ट। और जब माइंड में एकदम प्यार से शांति से आप पसंद का टीवी शो देख रहे हैं और एकदम पॉपकॉर्न खा रहे हैं काउच में बैठ के, उस समय सांस का वेव्स भी डिफरेंट होता है ना। माइंड की वेव्स, सांस की वेव जब कोहेरेंस में होती हैं, अलग-अलग चलती हैं, और उन वेव्स की वजह से हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस आते हैं, है ना? जो हमारा पूरा बॉडी है या जो भी मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी के, वो उन्हीं वेव्स की वजह से फर्क होते हैं। इसलिए न्यूरो एंडोक्राइन एक सिस्टम हमारा अफेक्ट करता है, जो भी हम माइंड की वेव्स हैं और सांस की वेव्स हैं, तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पे फर्क पड़ता है, तो हमारी पूरी एंडोक्राइन सिक्रीशंस पे फर्क पड़ता है और पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। तो जब हम दुखी होते हैं तो स्ट्रेस वाले हार्मोन आप देखोगे कॉर्टिसोल काफी बढ़ा हुआ है, ब्रेडिकाइनेस बढ़े हुए हैं, है ना? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़े हुए हैं। और जब हम खुश होते हैं उस समय ये वाली चीजें नहीं होती, कॉर्टिसोल डाउन जाता है, नेचुरल किलर सेल्स बढ़ जाते हैं, इंटरल्यूकिन्स कम हो जाते हैं। तो ये केमिकल चेंज बिकॉज ऑफ दिस वेव फंक्शन, चेंज इन द वेव फंक्शन। तो हम माइंड को तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर दुखी हो रहे हैं और उसको बोले कि नहीं नहीं दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, तो माइंड नहीं मानता है ना? वी कैन नॉट कंट्रोल अवर माइंड, बिकॉज माइंड का एक टेंडेंसी है कि जो भी आप बोलोगे उसका रेजिस्ट करेगा, उल्टा करेगा। तो सांस की टेक्निक उसमें काफी हेल्प करती है। सांस और माइंड कनेक्टेड होने की वजह से हम सांस को अगर कंट्रोल करें तो माइंड को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर उसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी का केमिकल सिस्टम उसके साथ हार्मोनाइज हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, वो हार्मोनाइज हो जाता है। तो सांस की एक छोटी चीज है, सभी कहते हैं सांस तो हम रोजाना लेते हैं, इसमें क्या नया है, लेकिन हम इसको ट्विस्ट करके कुछ टेक्निक्स लगा के, प्राणायाम की, सुदर्शन क्रिया, ध्यान की, ये टेक्निक लगा के हम सिर्फ इसको मन को ही चेंज नहीं कर रहे हैं, पूरा बॉडी का होम्योस्टेसिस चेंज कर रहे हैं हम, है ना? किस तरह से हमारी किडनी काम करे, लंग काम करे, लिवर काम करे, उसकी केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो वो फिर मैनिफेस्ट होते हैं। अगर बढ़ गए तो बीमारी, घट गए तो हेल्दी। इस आंसर्स बहुत लॉजिकल है, और लोग जो सुन रहे होंगे मे बी उन्हें उनके आंसर्स मिल रहे होंगे। अभी 2 क्वेश्चंस हमारे पास और आ रहे हैं, मैं दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करना चाहूंगी एक ही क्वेश्चन में। एक तो पूछा जा रहा है कि जो ये सब चीजें हैं उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके पास फ्री का टाइम है, करने को कुछ नहीं है, वो मेडिटेशन और ब्रेथ मेडिटेशन वर्कशॉप करते हैं। और दूसरा कि इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, तो क्या इसमें हम अपनी इंडिविजुअलिटी को दाव पे नहीं रख रहे? कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो मैंने मर्ज करके, आप प्लीज आंसर्स बताइए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि हम किसी टेक्निक को क्यों फॉलो करें, किसी सेक्ट को क्यों फॉलो करें? हाँ। हाँ, तो हम हमारा अपनी क्रिएटिविटी क्या है उसमें, हम क्या एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं? और जो लोग फ्री है, जिनके पास कुछ टाइम, एक्स्ट्रा टाइम है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो उन लोगों के लिए ये सब ब्रेथ मेडिटेशन वर्कशॉप्स है। क्या कहेंगे आप? हाँ, फालतू का टाइम है वही ये सब सीखें, ये गलत है, क्योंकि फालतू का टाइम तो हमने देखा होगा कि जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करते हैं जो लोग, उनके पास बिल्कुल फालतू का टाइम नहीं होता है। यू टेक नेम, है ना? जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं, उनके पास तो फालतू का टाइम होता होगा क्या? और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में मैं काम करती हूँ, मैं जानती हूँ कितना 450 इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, पेटेंटिंग है। ये तो काफी मिसकॉन्सेप्शन है कि फालतू का टाइम है, उन्हीं को ये चीज सीखने का टाइम है। एक्चुअली में अपना पोटेंशियल बढ़ाना है, आपको अपना टाइम तो वही रहता है, लेकिन आपको काम करने का पोटेंशियल बढ़ाना है। तो यही एक तरीका है कि जिससे आप अपने लिमिटेड समय में भी अनलिमिटेड काम कर सकते हो। तो जब आप ये टेक्निक्स मैंने नहीं सीखी थी, तो मैं 20 प्रोजेक्ट करके भी समझती थी कि बहुत काम हो गया। ये करने के बाद मुझे 450 प्रोजेक्ट भी लगता है कि अभी और करना है, कम काम है। सो टाइम का तो इक्वेशन इसमें उल्टा ही है, जो कॉन्सेप्शंस हैं कि नहीं खाली समय के करने की चीज है, वो गलत है। ये चीज तो अगर आपके पास खाली समय नहीं है, आप बहुत बिजी हो, तो और अच्छे से और बिजी रहने के लिए हेल्प करता है और आउटपुट बढ़ाता है। बहुत बढ़िया मैम। आई आई होप कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिला होगा आपके आंसर से। आई होप सो। वैसे जनता की अदालत तो जनरली ऐसी होती है कि
और सबूत चाहिए और सबूत चाहिए, तो गूगल करके आप सुदर्शन क्रिया लिखेंगे अगर, उसमें स्कॉलर के साइंटिफिक आर्टिकल आ जाते हैं, सो यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ रिसर्च टू क्वेंच योर माइंड, क्योंकि दिमाग की भूख मिटाने के लिए तो हमें फूड चाहिए। एंड फूड फॉर थॉट यही है कि अगर आपने सबूतों पर विश्वास नहीं किया है तो एक्सपीरियंस पर विश्वास करें, और इसको अनुभव के बाद ही आप उस पर विश्वास करें। कोई कह दिया, रिसर्च कर दिया, फलाने ने दोस्त ने बोल दिया, माँ ने, पिताजी ने, फ्रेंड ने बोल दिया, बिल्कुल विश्वास ना करें। आई विल टेल यू कि आप दूसरों पर विश्वास करना बंद कर दें, अपने एक्सपीरियंस पर जाएं। खुद अगर आपको करने के बाद कोई फायदा महसूस ना हो, तब आप उसको बोले, है ना। तो एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप होती है ये। इवन दो ऑनलाइन है, फिर भी लोग बता रहे हैं कि ऑनलाइन करने के बाद भी ऐसा लगा कि वन टू वन टीचर ने सिखाया, सामने बैठ के ही टीचर ने सारा कुछ सिखाया, ऐसा फील हुआ, फायदा हुआ। तो ऑनलाइन से भी जब जितना फायदा हो रहा है या एक्सपीरियंस में आ रहा है, तो जरूर करना चाहिए। घर बैठे आपको करना ही क्या है, क्लिक करना है, रजिस्टर करना है और क्लास में इन करना है ना। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, जो आपकी एक शर्ट की कीमत होती है ना। आप एक फिल्म शो देखते हैं, उतनी उतने भर की तो रजिस्ट्रेशन फीस, और वो भी सोशल प्रोजेक्ट्स के काम में जानी है, तो यू विल नेवर माइंड स्पेंडिंग दैट। सो ज्वाइन करें, एक्सपीरियंस करें, एंड देन आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि कि इसमें थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।